हेलो स्टूडेंट्स। तो कल हमने पढ़ लिया था चार्ज क्या होता है, आवेश पढ़ लिया था हमने। उसके बाद हमने ये भी पढ़ लिया था, एक एक्सपेरिमेंट मैंने बोला था, ठीक है, कि स्केल और बाल सन घिसते हैं उसके ऊपर चार्ज आ जाते हैं। कल एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन मैंने दिया था यही कि जब हमने कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पे घिसा तो कांच की छड़ पे चार्ज कैसे आ गया। ठीक है, तो सबसे सिंपल तरीके से मैं समझाता हूँ। देखो क्या होता है, ये कांच की छड़ है, ठीक है, अगर ये रेस्ट में है, ठीक है, ये अगर रेस्ट में है मतलब इस पे कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, ना ये हिल रही है ना ही किसी मोमेंटम है। अगर ये रेस्ट में है तो इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और मतलब नंबर ऑफ चार्जेस होंगे वो सब न्यूट्रल होंगे। इस पे जितने प्लस चार्ज हैं उतने ही माइनस चार्ज होंगे। अगर मैं इस पे रेशम का कपड़ा जो है, ठीक है, रेशम का कपड़े को इस पे घिसता हूं या फिर रेशम का कपड़ा इस पे घिसता हूं तो क्या होता है कि चार्ज आपस में टकराते हैं और इस रेशम के कपड़े से क्या होते हैं चार्ज मतलब चार्ज अपना रेशम के कपड़े पे ट्रांसफर करते हैं। अब देखो अगर यहाँ पे माइनस चार्ज है और यहाँ पे प्लस चार्ज है, मैं घिसूंगा, अगर माइनस चार्ज यहाँ पे चले जाते हैं, इससे अगर मैं घिसता हूँ माइनस चार्ज माइनस प्लस टकराने के बाद चार्ज अगर इस पे ट्रांसफर हो जाते हैं तो यहाँ पे कुछ चार्जेस जैसे कि पॉजिटिव अगर इधर चले गए तो नेगेटिव चार्जेस बढ़ जाते हैं। और अगर मैं उसको किसी भी पार्टिकल पे या फिर अगर मैं बात कर रहा हूँ कि कागज के टुकड़ों के सामने उसको लेके जाऊंगा तो वो उसको क्या कर लेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। पहली चीज याद रखना हमेशा चार्ज के बारे में कि जहां पे कोई चार्ज नहीं होता वहां पे पॉजिटिव चार्ज होता है। हम फिजिक्स में बहुत सारे ऐसे डेरिवेशंस हैं जिन्हें ये कंसीडर भी करने वाले हैं, जैसे कि आगे हम कैपेसिटर पढ़ेंगे तो उसमें भी हम कंसीडर करते हैं यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है तो प्लस चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रोपोटेंशियल सरफेस पे अगर कोई चार्ज नहीं होता मतलब हमारी अर्थ है उस पे कोई चार्ज नहीं है तो प्लस चार्ज है। इस बोर्ड पे कोई चार्ज नहीं है तो क्या चार्ज है, प्लस चार्ज है। नेगेटिव चार्ज नहीं होता, हम नेगेटिव चार्ज कंसीडर नहीं कर सकते, हम कौन सा चार्ज कंसीडर करेंगे, प्लस। इसका रीजन भी मैं आगे बताऊंगा कि ऐसा हम क्यों करते हैं। अब चार्ज की बहुत बड़ी थ्योरी है, ठीक है, आगे भी अभी जब हम इंटेंसिटी वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें भी चार्ज का एक पार्ट आएगा, वो भी मैं आपको डिफाइन करूंगा। अभी जो है मैं चार्ज पे बेस्ड एक लॉ बताता हूं। कूलम्ब नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन पे एक लॉ दिया था, ठीक है। मैं बताता हूं क्या था वो लॉ। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन पे लॉ जब उन्होंने दिया था तो उन्होंने पहली चीज बोली थी कि दो पॉइंट चार्जेस, ठीक है, दो पॉइंट चार्जेस की अगर हम बात करें तो दो पॉइंट चार्ज, पॉइंट का क्या मतलब हुआ, ठीक है, पॉइंट का मतलब ये हुआ कि चार्ज को हमने क्या माना है, पॉइंट, ठीक है। चार्ज को हम बहुत छोटी यूनिट कंसीडर करते हैं इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट। अब इससे प्लस चार्ज भी हो सकता है और माइनस चार्ज भी हो सकता है, यहाँ पे भी प्लस चार्ज भी हो सकता है और माइनस चार्ज भी हो सकता है, ठीक है। एकदम सिंपल सा लॉ है, कोई भी इसमें डाउट नहीं आएगा, ठीक है। इसको अभी हम बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे और फर्स्ट डेरिवेशन भी है ये तुम्हारा फिजिक्स का। अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं दो पॉइंट चार्जेस की, पॉइंट चार्जेस अगर ना समझ में आया होगा तो सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका क्या है कि मैं मानता हूँ कि एक बहुत बड़ा स्क्वायर, मैं मानता हूँ कि अर्थ है हमारी और सन है, अर्थ बहुत बड़ी है और सन भी बहुत बड़ा है, लेकिन मैं इनको पॉइंट कब मान पाऊंगा, जब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस देखूंगा, ठीक है। ये मान लो कि ये बहुत बड़ा स्क्वायर है, ठीक है, और यहाँ पे मानता हूँ कि बहुत बड़ा स्क्वायर है, लेकिन इन दोनों की डिस्टेंस अगर मैं देखूंगा तो इनके शेप से कहीं ज्यादा बड़ी क्या है, इनकी डिस्टेंस है। इसलिए डिस्टेंस के बारे में अगर हम देखें तो दोनों को हम क्या मान सकते हैं, पॉइंट चार्ज मान सकते हैं। डिस्टेंस के ब्याज में ये तय किया जाता है कि वो चार्ज पॉइंट चार्ज है या फिर यूनिट या वैलिड चार्ज। जो कूलम्ब का एक्सपेरिमेंट था वो दो पॉइंट चार्जेस पे था, तो मैं ये एक पॉइंट चार्ज बनाता हूं, यहां पे भी एक पॉइंट चार्ज, इसको बोलता हूं A और इसको बोलता हूं B। इनके बीच की जो डिस्टेंस है इन दोनों को सेपरेट देखो, क्यों सेपरेट में कर रहा हूं, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है तो दोनों अगर पास में हमने रखे तो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे और रेस्ट पोजीशन पे नहीं रह पाएंगे। इसलिए मैं एक ऐसी डिस्टेंस से इनको सेपरेट करता हूं जिस पे ना ही इन दोनों के बीच में कोई फोर्स एक्ट करे। तो मैं क्या करता हूं, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस r दे देता हूं, ठीक है। कूलम्ब ने बोला था पहला पॉइंट हम बोल सकते हैं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ दोस चार्जेस। तो मैं मानता हूं कि यहां पे जो चार्ज है वो q है, q1 है और यहां पे चार्ज q2 है। मुझे पता है डेफिनेशन समझ में नहीं आएगी लेकिन मैं लिखता हूं यहां पे, इससे समझ में आ जाएगी। क्या बोला उसने, फोर्स जो है वो
मैग्नीट्यूड ऑफ दोस चार्जेस। तो प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, तो मैं दोनों चार्जेस को क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई कर दूंगा। आया समझ में? यहाँ पे क्या है ये प्रोपोर्शनल का अनुक्रमानुपाती, इसका मतलब क्या होता है, अगर मैं इन दोनों के प्रोडक्ट को बढ़ाता हूं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपने आप बढ़ेगा। ठीक है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। सेकंड उसने क्या बोला था, यही जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब इन दोनों के बीच में जितने डिस्टेंस है उन दोनों मतलब इन दोनों के बीच में जितने डिस्टेंस है उसके स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती। अब देखो यहां पे हमने बात की F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 into Q2। Q1 क्या है, चार्ज है A पे, Q2 क्या है, चार्ज है B पे। अगर इन दोनों की मैं बात करता हूं Q1 Q2 की, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, मतलब अनुक्रमानुपाती होंगे। कूलम्ब ने जब अपना लॉ दिया था तो उसका लॉ कुछ फैक्टर्स पे बेस्ड था। उसने बोला कि A पॉइंट और B पॉइंट इन दोनों के बीच में दोनों चार्ज हैं, तो इन दोनों के बीच में कोई ना कोई बल कोई ना कोई फोर्स तो लगेगा ही सही। अब वो हो सकता है कि कौन सा बल लगे, अट्रैक्शन का लगे, ठीक है, आकर्षण का लगे या फिर प्रतिकर्षण का लगे, मतलब रिपल्शन का लगे। तब वो फोर्स की अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, उस फोर्स की वैल्यू हमने क्या बोली थी, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 into Q2। मतलब दोनों चार्जों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो वो F की वैल्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। सेकंड हमने क्या बोला कि F की वैल्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी इनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब R का स्क्वायर क्या होगा, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब नहीं पता है तो एक सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि अगर ये वैल्यू को मैं बढ़ाऊंगा तो ये वैल्यू अपने आप बढ़ेगी। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब अगर इस वैल्यू को मैं बढ़ाऊंगा तो ये वैल्यू अपने आप कम होगी। अब इसका मतलब तो समझ ही गए होंगे, अब जितनी ज्यादा इनके बीच की डिस्टेंस होगी मतलब r की वैल्यू अगर मैं बढ़ा देता हूं तो फोर्स उतना ही कम लगेगा। ठीक है, सिंपल सा एक लॉ है यार। देखो अगर हम बात कर रहे हैं एक मैग्नेट की और एक लोहे का पार्टिकल है, अब जितना मैं इसको पास में रखूंगा उतनी जल्दी को अट्रैक्ट करेगा, जितना मैं दूर रखूंगा उतनी कम जल्दी अट्रैक्ट करेगा या फिर अट्रैक्ट नहीं करेगा। यही बताया था कूलम्ब ने। ठीक है, इसके लॉ को हम थोड़ा अच्छे से डिराइव करते हैं, कैसे हम डेरिवेशन इसका करेंगे। कूलम्ब लॉ का डेरिवेशन है ये। सबसे पहला पॉइंट हमने क्या बोला था, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ F is proportional to Q1 into Q2, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1, और F is proportional to 1 upon में R स्क्वायर, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। अब देखो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 into Q2 के और F इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R स्क्वायर के। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 दोनों को मैं मिला देता हूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, F is proportional to Q1 into Q2 upon में R स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया और इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। इसके बाद यहां पे प्रोपोर्शनल है, हम 11th में हमने बहुत सारे डेरिवेशन सॉल्व किए, उसमें क्या करते हैं जहां पे भी प्रोपोर्शनल आता है उसको हटाते हैं, प्रोपोर्शनल को एक कांस्टेंट लगाते हैं। तो मैं क्या करता हूं, F is equal to K into Q1 Q2 upon में R स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि K एक कांस्टेंट है और is equal to मतलब हमने प्रोपोर्शनल को रिप्लेस करते हैं कांस्टेंट से। यहाँ पे लिख दिया ना, K is a constant of electrostatic। ठीक है, K कांस्टेंट हो गया। अब K की वैल्यू भी हमें पता होनी चाहिए, कांस्टेंट है तो उसकी वैल्यू क्या है, वैल्यू ध्यान से देखना, दो पार्ट में वैल्यू को डिराइव करते हैं, CGS सिस्टम, CGS और MK, सॉरी CGS और SI। अगर CGS सिस्टम की बात करते हैं, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम की, जो कि हम यूज नहीं करते, उसमें K की वैल्यू क्या होती है, 1। K की वैल्यू क्या होती है, 1। तो अगर मैं CGS से चलूंगा तो F की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे मैं लिखता हूँ F is equal to K की वैल्यू 1 है तो 1 into Q1 Q2 upon में R स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, F is equal to Q1 Q2 upon में R स्क्वायर। फोर्स की यूनिट क्या होती है, फोर्स को मेजर किस में करते हैं, न्यूटन, तो ये हो गया न्यूटन। ये हो गई K की वैल्यू किसमें, CGS सिस्टम में। सेकंड हम देखते हैं SI सिस्टम।
ठीक है, 1/4πε0। इसका मतलब क्या है, ये बेसिकली है क्या वैल्यू 1/4πε0, बहुत डेंजरस सा लग रहा है, लेकिन इसका मतलब क्या है, तो ये कांस्टेंट है जो कि एयर की परमिटिविटी को डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ये हम आगे बताऊंगा मैं परमिटिविटी क्या होती है। अभी केवल ये समझ लो कि कांस्टेंट को रिप्लेस करूंगा मैं 1/4πε0 से, और ये तुम्हें याद ही रखना है। 1/4πε0 तुम्हें याद रखना है, क्यों? क्योंकि आगे आने वाले 6-7 डेरिवेशन भी इसी पे बेस्ड है। ठीक है, तो अगर मैं ऐसा ही सिस्टम से जाता हूं तो k की जगह पे क्या रख दूंगा, f क्या हो जाएगा, k की जगह 1/4πε0 इनटू q1 q2/r²। यूनिट क्या होती है फोर्स की, न्यूटन। ठीक है, अब ये है हमारा रियल डेरिवेशन, मतलब अगर मैं कहीं पे कूलम्ब लॉ यूज भी करने का रहूंगा तो उसमें ये डेरिवेशन यूज करूंगा, क्योंकि पूरे इंटरनेशनल वर्ल्ड में ऐसा ही सिस्टम ही काम आता है, सीरियस सिस्टम नहीं यूज किया जाता। ठीक है, तो रियल डेरिवेशन हमारा क्या हो गया 1/4πε0 इनटू q1 q2/r²। जनरल नॉलेज के लिए एक नोट लिख लेना, 1/4πε0 की जो वैल्यू होती है न्यूमेरिकल फॉर्म में वो होती है 9 × 10⁹ ये इसलिए मैं